अभिषेक गौतम, गुड मॉर्निंग। चलिए, आई एम ऑडिबल ऑडिबल नाउ। चलिए, साइंस एंड टेक को कर लेते हैं। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, यूपीपीसीएस का रजिस्टर पर जो पार्ट बचा हुआ है वो करते हैं। एक एक करके आराम से समझते हैं हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चंस। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार अल्ट्रावायलेट रेस को काट देता है? क्रुक्स कांच जो है वो इन किरणों को काटता है। तो ये क्रुक्स जो ग्लास है, इट इज मेड अप ऑफ सीरियम ऑक्साइड, सिलिका, इससे मिलकर बनता है। विद्युत जो आपका अल्ट्रावायलेट किरण है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है। ठीक है। जिसकी तरंग दैर्ध्य जो है, वेवलेंथ, लाइट में सबसे छोटी होगी और एक्सरे में सबसे अधिक होती है। ये याद रखने की चीज है। ठीक है। इसके अलावा ओजोन परत में अगर हम बात करें, ओजोन परत जो है, चूंकि ये यूवी रेज जो है कहाँ से आ रही है? सूर्य से आ रही है। तो ओजोन जो है, इसी ओजोन परत इसी यूवी रो को आने से रोकता है पृथ्वी पर, जिससे कि पृथ्वी पर रह रहे सभी जीव जंतुओं की रक्षा हो जाती है। ठीक है। तो कांच जो है बेसिकली विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेट का सिलिकेट का अक्रिस्ट ये जो क्रुक्स कांच जो होता है, ये अक्रिस्टलीय मिश्रण होता है। तो इसका यूज कहाँ पे होगा? यूज होगा सन जो सनग्लासेस होगा आपका, लेंस के निर्माण में, अल्ट्रावायलेट रे से सुरक्षा के लिए, पायरेक्स कांच का उपयोग जो हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं, लैब में, उसके जो बीकर वगैरह जार जो है वो सब बनाने में यूज होगा। ठीक है। क्लियर है? कमेंट करते चलना। गुलाब शाह जी, वो शेयर हो जाएगा। 11:30 बजे का टाइमिंग है, तो लिंक ओपन हो जाएगा। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जल्दी हो पाएगा। चलिए, विद्युत विभव की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, विथ रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव जो है, इसका कौन कौन सा कार्य है? तो सदिश सदिश का सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लो। ठीक है। बीपीएससी में काम आएगा। तो यह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि, दो में से कोई एक ही सही होने वाला है। कॉमन सेंस है ना। चलो, तो ये एक अदिश राशि है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि ये बीपीएससी टाइप क्वेश्चन है, अब यूपी पीसीएस पूछ रहा है, तो ये मुझे दूसरा नहीं, तीसरा थर्ड क्वेश्चन मिला है जो यूपी इसको फॉलो कर रहा है। बिहार के क्वेश्चन को यूपी फॉलो कर रहा है। अमूमन ऐसा क्वेश्चन बहुत नहीं देखने को मिलता था। ठीक है। चलिए,
एकांक जो है धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, इसका डेफिनेशन दिया गया कि विद्युत विभव कहते किसको है। तो एक पॉजिटिव कोई भी चार्ज अगर आप देखोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो विद्युत विभव किसको कहते हैं वो मत करो, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है, इसका जूल प्रति कूलाम, ये याद कर लो। इसको वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये एक अदिश राशि है। तो इसको, जैसे अगर हम बात करें त्रिभुज, इस तरह से अगर हम बात करें त्रिभुज जो जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। पृथ्वी एक विशाल चालक है जिसके कारण थोड़ा सा आवेश देने या लेने पर विभव पर कोई असर नहीं पड़ता, अर्थात पृथ्वी का जो विभव है वो शून्य रहता है। ये काम की चीज है। दो तीन चीजें, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है, पहली चीज, इसको वोल्ट भी कहते हैं। तीसरा, पृथ्वी का जो विभव होगा वो शून्य होगा। ये तीन काम की चीज। चलिए, रिगेलमैन स्केल किसका डेंसिटी को मेजर करता है, ठीक है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। स्मोक का, धुआं का। ध्वनि का डेसिबल होता है। प्रदूषित जल को बीओडी से मापते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से, ठीक है। क्लियर है। अब कोहरा को किससे मापते हैं ये नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। इस टाइप के जो इसका साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बीपीएससी लेवल का है तो काफी खतरनाक है ना। डिफ्यूजन, चलो ये सब पूछा गया है, ठीक है। बीओडी का फुल फॉर्म पूछा है। गंगा नदी में बीओडी की का जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है अब, है ना, पहले बहुत कम हो गया था। वायुमंडल में प्रकाश का प्रसारण का कारण क्या है, यानी डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक प्लेस ड्यू टू, ड्यू टू मीन्स कारण क्या है, ठीक है। तो धूल कण, तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल कण या अन्य पदार्थों के छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल होंगे, ठीक है, तो इन्हीं कणों के द्वारा वायुमंडल में ये प्रसारित भी हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का प्रसार कहते हैं। यानी लाइट जो है स्कैटर हो जाएगा, स्कैटरिंग हो जाएगा। ये लाइट जा रही है लेकिन आगे बढ़ते वक्त में अगर धूल कण ज्यादा है तो वो मतलब टुकड़ों में बिखर जाएगी, है ना। चलिए, तो धूल कण के कारण वायुमंडल का प्रसार होता है, प्रकाश का प्रसार होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है, यानी ये रिफ्लेक्ट बैक जो है ज्यादा करेगा। तो कौन सा है ये, तो ऑब्वियस सी बात है, ताजा बर्फ से ढकी भूमि जो है वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करती है, तभी तो एल्बिडो ज्यादा होगा, कम होगा। क्वेश्चन देखिएगा, आया हुआ है ना। रेगिस्तान, रेत का जो रेगिस्तान होता है वहां पे मिराज बनता है ना। चलिए, धान की खेती से क्या है, वो निकल रही है और मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। प्रेरी भूमि जो है वो कहाँ पाई जाती है, प्रेरी जो घास मैदान है कहाँ पाई जाती है, प्यारे पापा कहाँ पे है ये, जल्दी से बताना मुझे। चलो, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जब सबसे ज्यादा जो, ठीक है, सूर्य की रोशनी का जो जो स्नो है बेसिकली 70 to 90%, मरुस्थल 60 to 70%, घास का मैदान 14 to 37%,
और कोणधारी वन, कोणधारी का मतलब क्या हुआ, जिसके पत्ते इस तरह से कॉनिकल शेप में होंगे। यूरोप में, वेरी गुड। मोहित अग्रवाल जी, चीजें समझ में थोड़ी बहुत आ रही है? नहीं आ रही है? चलिए। तो 10% जो है वो परावर्तित होता है, यानी डेविएट होता है, तो बहुत सारा, यानी इन सब जगह पे, स्नो में क्या है, ये 90% तक रिफ्लेक्ट हो जाता है, मरुस्थल में ये 70% तक रिफ्लेक्ट होगा। मैदान वाले क्षेत्र जो है, घास के मैदान, उसमें भी 30 to 35% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस मुड़ जाता है। ठीक है, कोणधारी वन में 10% परावर्तन होता है। तो सबसे कम परावर्तित कौन होगा कोणधारी वन में? कॉनिकल शेप वाला। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट जो है एब्जॉर्व कौन कर रहा है? कोणधारी वन। ठीक है, तो प्रकाश को परावर्तित करने की घटना जो है, उसी, यही कहलाती है एल्बिडो। तो एक क्वेश्चन आईएएस के लेवल का, शायद ये आया भी हो कहीं पर, कि एल्बिडो जो है, अगर यानी प्रकाश का जो ये डेविएशन है, एल्बिडो ज्यादा होगा या कम होगा, तो दोनों में, दोनों कंडीशन में क्या क्या चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है? कुछ याद आ रहा है? यानी कि अगर अगर हम बात करें, एल्बिडो किसका सिम्टम्स है? प्रदूषण का, पृथ्वी गर्म हो रही है उसका, प्रकारांतर से, कह सकते हैं ऐसा, कि बर्फ रहेगी नहीं, अगर हिम ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो गल जाएगी, पिघल जाएगी, गल मतलब पिघल जाएगी, और पिघल जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग। जी बिल्कुल। चलिए, वेरी गुड। अब लगता है ट्रैक पे धीरे धीरे आप लोग आने लगे हैं। चलिए, आते हैं केमिस्ट्री पे, बात कर लेते हैं जरा सा। रक्त में शर्करा का स्तर जो है, ये कई बार पूछा गया है, और ये रिपीट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के एक, ये रिपीट ही है। रक्त में शर्करा का स्तर जो है, सामान्यता जो दिखाया जाएगा वो मिलीग्राम, बी है, डेसीलीटर में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। तो एक स्वस्थ शरीर जो है, व्यक्ति का शरीर है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा, ध्यान दीजिएगा, बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा 80 to 100 मिलीग्राम रक्त में, इसके बीच में होगा। शरीर में ग्लूकोज जो की मात्रा, सॉरी, रक्त की मात्रा नहीं, रक्त तो 7 लीटर होगा, 6 से 7 लीटर, उसमें इतना ग्लूकोज होना चाहिए स्वस्थ शरीर में। ठीक है, देखिए फिर से बिहार पीसीएस का क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, या फिर थोड़ा सा पहले अगर हम जाएं, बिहार से पहले वाले में 2002 से 10 के बीच में अगर आप देखिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? ब्यूटेन, मीथेन तो नहीं होगा ना? ठीक है, मरकलट, इथाइल मार्केटन जो है वो मिलाया जाता है, जिससे कि वो बदबू आ जाए, है ना, ताकि गैस का अगर रिसाव हो तो पता चल जाए। बीपीएससी ने इसी क्वेश्चन को पूछ लिया था कि एलपीजी में ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैस होती है। ठीक है, तो ब्यूटेन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ब्यूटेन का परसेंटेज पूछा था, वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है ना। चलिए, तो ये खाना बनाने में होगा। अगर यही बात अगर मैं मोहित कुमार ये कहूँ
गोबर गैस प्लांट से, जो गांव वगैरह में अब तो बहुत कम है, उससे किस गैस का, जो है किस गैस से का यूज हम खाना बनाने में करते हैं गोबर गैस में? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन और हेक्सेन। बताइए, इन चारों में से किसका हम यूज करते हैं? यहाँ तो एलपीजी है ना, गोबर गैस प्लांट की बात हो रही है। चलो बताओ। मोहित कुमार। चलो ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, नहीं है पूछा है। चलिए, ये हालांकि ये सब रिपीट क्वेश्चन सब है। सिरका में उपस्थित जो अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक एसिड होगा। हड्डियों के बीच में जो है कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम होता है ना। दूध का खट्टा होना जो होता है बेसिकली, वो लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है। आपका जो गैस्ट्रिक जूस जो होता है, अमाशय रस, ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे होता है? उसमें क्या होता है? ऊपर कहाँ पे उपस्थित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, एसिड में। तो ये लैक्टिक एसिड होगा। बस, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। रिपीट क्वेश्चन है। दूध में क्या होता है? टमाटर में लाइकोपिन होता है। मिर्च, हरी मिर्च में का जो तीखापन हो या कड़वापन जो होता है, वो कैप्साइसिन होता है। इस तरह की चीजें। चींटी काट लेती है तो उस वो जगह में सूजन आ जाती है। वो क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक एसिड है ना। मधुमक्खी का भी वही होगा, है ना। चलिए, हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा क्या है? तो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि वही परिवहन, उसको लेके ढोने का काम होता है ना। चलिए, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो किसके कारण पानी निकलता है? ऑस्मोसिस के कारण। ठीक है। चलिए, तो आप डिफ्यूजन का थोड़ा सा देख लीजिएगा। डिफ्यूजन कहाँ कहाँ पे है, यानी कुल कुल मिला के आपको क्या देखना है? इसका एग्जाम्पल, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल। ठीक है। यहाँ पे अपडेट करने की काफी जगह है आप लोगों की बुक में, तो यहाँ पे आप लोग ये सब खाली जगह का यूज कीजिएगा। ठीक है। चलिए, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण, वर्ग दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि यानी लॉन्ग टर्म तक वो लॉन्गर स्टोरेज हो जाएगा अगर हम उसमें रखते हैं तो, कोल्ड चैम्बर में, कोल्ड स्टोर में, है ना। तो रीजन क्या है? तो वहां पे जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन जो होता है, दर, रेट, वो कम हो जाता है। किसका? जीवाणुओं का, बैक्टीरिया का। यानी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाएंगे, और जैसे ही उसको बाहर निकाला जाए तो फिर वो तुरंत उसको खराब करेंगे, है ना। सी है, रिपीट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से जो इस तरह के जो इजी क्वेश्चन है ना, आप ध्यान रखिएगा। अगर ये तीन चार क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तीन तक गलत कर दिया, तो दिक्कत है फिर। टफ क्वेश्चन सबसे, किसी से बनेगा, किसी से नहीं बनेगा। पीसीएस निकालने का पहला फॉर्मूला यही है कि जो इजी क्वेश्चन है वो होने चाहिए, वो 100% होने चाहिए। तो इजी क्वेश्चन का मतलब जो पीवाईक्यू में कभी ना कभी पूछे गए हैं। इजी का मतलब ये है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होंगे इजी मेरे लिए होंगे, आपके लिए टफ होंगे। आपके लिए टफ होंगे तो मेरे लिए इजी होंगे। ये भी होता है ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो पीवाईक्यू को अगर 100% तक अगर आप उसको कवर कर रहे हैं, वो एक बार अगर यूपीपीसीएस ने पूछ लिया है, इट मीन्स कि वो इजी क्वेश्चन है।
मैं इजी क्वेश्चन का मतलब ये है मेरा, ठीक है। चलिए, किस कण पर शून्य आवेश होता है? किस कण पे, किस पार्टिकल पे जीरो चार्ज होता है? तो न्यूट्रॉनो जो होता है, आपको पता ही होगा, एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होता है बाहर, है ना। तो न्यूट्रॉनों का जो आवेशित होता है, उसका चार्ज जो होता है न्यूट्रॉन का जो पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन जिसको कहते हैं, पॉजिट्रॉन नहीं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काट रहा है। तो पॉजिटिव जो प्रोटॉन है, उसका क्या होगा, वो हमेशा चार्ज पॉजिटिव होगा। तो इसकी खोज किसने की थी? पाउली ने की थी। जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये शून्य होता है, जीरो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी स्थायी मूल कण है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होता है, पॉजिट्रॉन अथवा एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी याद रखना। अब इसी में से घुमा फिरा के यही सब चीजें पूछ ली जाएंगी, जो मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ, इसी से ही क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन 90% जनता क्या सोचती है कि भाई ये जो इसके जो आंसर रट लो, ये आ जाएगा। उसकी संख्या 20 के आसपास होगी। 20 क्वेश्चन ही आपको ऐसे एज इट इज रिपीट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं, 20-25 बाकी यहां से होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव, एसेंशियल है, अवयव नहीं है, नॉट है ना। नाइट्रोजन के लिए ये आवश्यक, एसेंशियल नहीं है। किसके लिए नहीं है? कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए। क्लोरोफिल के लिए है, डीएनए के लिए है, आरएनए के लिए है, कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं है ये। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का से मिलकर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। जबकि क्लोरोफिल में, आरएनए और डीएनए में नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव के रूप में पाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, वो विटामिन्स, प्रोटीन, जल, खनिज लवण आदि का प्रमुख पोषक पदार्थ है, ठीक है। अगर हम वायुमंडल में नाइट्रोजन की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या है, कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, 78%। चलिए, रेडियो धर्मिता, रेडियो बेसिकली एक्टिविटी के संदर्भ में पूछा गया है। रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, नाभिकीय गुण है। और नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत जो है, हाइड्रोजन बम बनाया जाता नहीं, हाइड्रोजन बम जो है संलयन से बनाया जाता है, जो सन में होता है, सूर्य में। क्योंकि सूर्य जो है हमारा, वो हाइड्रोजन और हीलियम का, ये दोनों का मिक्सचर से ही, संलयन से ही क्या हो रहा है, इतना ज्यादा एनर्जी जो है वो जनरेट कर पा रहा है, जो अभी फिलहाल 5000 साल तक चलने वाला है। या स्टार कह लीजिए, सूर्य भी इस प्लेनेट का स्टार है ना। चलो, 87 का केवल एक होगा, है ना, दो नहीं हो सकता। अब यही आपका जो रेडियो एक्टिव जो तत्व होता है, वो कौन कौन से, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे U-235, 238, ठीक है। परमाणु बम के लिए कौन सा होगा, नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन का जो फॉर्मूला लगा के हम नाभिकीय बम बना सकते हैं, परमाणु बम। नाभिकीय बम मतलब परमाणु बम की बात हो रही है, एटम बम, ठीक है।
जिसको बार बार पाकिस्तान क्या कहता है, धमकी देता है कि भाई हम परमाणु बम फोड़ देंगे, ऐसा कुछ। चलो, तो प्राकृतिक रूप में ये पाए जाने वाला तत्व है जो स्वतः ही विखंडित होता होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। इसी को ही कहते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। और ये घटना रेडियो सक्रियता जो है वो कहलाती है। ठीक है। तो किसी रेडियो एक्टिव जो अगर तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक का द्रव्यमान में होने वाली क्षति जो होगी, ऊर्जा में परिवर्तित होने के फलस्वरूप ऊर्जा, प्राप्त ऊर्जा जो है नाभ की ऊर्जा कहलाती है। इसका डेफिनेशन छोड़ दो। हाइड्रोजन बम जो है वो कई गुना ज्यादा परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। ये नाभ की संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है। लॉन्ग जो है वो किसका निरूपण करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? तो लॉन्ग जो है फूल कली को दिखाता है, फ्लावर बर्ड को दिखाता है। ठीक है। तो ये मध्यम कद का सदाबहार वृक्ष जो है उसकी सूखी भी पुष्प कलिका होती है। ये मैंटेसी कुल का होगा। इसकी एक प्रकार का मसाला है, औषधि रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो लौंग देख लिया, तो उसी तरह से आप हल्दी देख लीजिए, टर्मरिक है ना। आलू देख लीजिए, केसर देख लीजिए। लिखते जाइए जो जो मैं बोल रहा हूँ, ये कोई अपने दिमाग से जो मुझे याद आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टप्पा कपड़ा, टापा कपड़ा बनाया जाता है? टापा कपड़ा, अरे रे, मौरिसी कुल के पौधों से, उसकी छाल से बेसिकली बनाया जाता है, मोरोसी कुल से। ये भी याद रखिएगा, छाल से बनाया जाता है। इसके लिए शहतूत या अंजीर के पौधे का प्रयोग में लाया जाता है। मरेसी कुल का पौधा जो है, ये शहतूत और अंजीर इसी कुल का पौधा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इस कुल का पौधा शहतूत और अंजीर कर लीजिएगा। तो टापा कपड़ा जो है मुख्यतः टोगा, टोंगा, समोआ, फिजी आदि देशों में बनाए जाते हैं। कहाँ कहाँ ये कपड़ा बनाया जाता है ये भी ध्यान रख लीजिए। विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे हवाई द्वीप, कापा, फिजी में इसे उहा कहा जाता है। ये भी कर लीजिए, क्योंकि अब इन्हीं में से ही नए क्वेश्चन का फॉर्मेशन होना है। ये देखिए फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया। कौन सा सुमिलित नहीं है पूछ रहे हैं। यानी टफ करने के लिए क्या किया गया है, आपको चारों पता होने चाहिए। और ये रिपीट है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। खोज किसने की थी? मैकुलम ने की थी। इसका सोर्स क्या है? गाजर, दूध, अंडा, मछली का जो फिश ऑयल है वो है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है रतौंधी, जीरो थैल्मिया, संक्रमण का जो इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी वही जो नींबू में पाया जाता है, खट्टा या खट्टेदार फलों में पाया जाएगा। ठीक है। विटामिन डी। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। इसकी कमी से स्कर्वी होगा, मसूड़े का फूलना रोग हो सकता है। विटामिन सी का सोर्स क्या होगा? कोई भी खट्टा फल होगा। ठीक है।
नींबू, संतरा, टमाटर, नारंगी, खट्टे पदार्थ है ना। इमली में नहीं होगा, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होगा, एसिड होता है, ठीक है, ध्यान रखना। विटामिन डी रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होगा, जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पारिडॉक्सिन, पारिडॉक्सिन, ठीक है। इसकी कमी से एनीमिक हो जाएंगे या त्वचा रोग होगा, एनीमिक। ये विटामिन 6 जो है गर्भवती महिलाओं को थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए फॉलिक एसिड का की गोली दी जाती है, ठीक है। स्किन डिजीज वगैरह होंगे, है ना। चलो, बोटुलिज्म ये क्या है भाई? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। जो आपको फूड पॉइजनिंग जो होता है बेसिकली, ठीक है, वो ये एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी है, जो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के कारण होता है, संक्रमण के कारण, या तीन अलग अलग रूपों में भी हो सकता है। तो खाद्यजन्य भी हो सकता है, खाद घाव में भी हो सकता है, और शिशु को भी हो सकता है। इसके तीन, दे आर 3 टाइप्स। तो फूड पॉइजनिंग इसी की वजह से होता है। चलिए, एसेशन रीजन में चलते हैं। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का क्या करता है? संश्लेषित, विटामिनों का संश्लेषित कर लेता है, और शरीर में उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य अनिवार्य तो होते हैं, लेकिन सभी का कर लेता है। वर्ड है यहाँ पे देखिए, सभी का बना लेता है। मुझे तो लगता नहीं है भाई। मेटाबॉलिज्म के लिए, मनुष्य के शरीर में उसकी ग्रोथ के लिए, और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए क्या है? विटामिन जरूरी है, ठीक है। तो एक कैटलिस्ट की तरह ये काम करेगा, ठीक है। और अक्सर इसे सप्लीमेंट फूड भी कहा जाता है। तो कमी अगर है तो आपको अलग से B12 वगैरह लेना पड़ता है, गोली, है ना। ये क्लियर हो रहा है? चलिए, तो विटामिन K, विटामिन D को छोड़कर बाकी सबका तो कर लेगा, लेकिन विटामिन D एंड K, डी के कर लीजिएगा। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण नहीं करता, नहीं करता, विटामिन K और विटामिन D को छोड़कर, यानी ये संश्लेषित हो जाएगी। अतः यह कथन गलत है, असत्य है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील बता रखा है। ADE, K वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील क्या है? D एंड C, ठीक है। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है जरूरी है? तो रेटिनॉल, रेटिना से बन गया, है ना। ऐसे भी याद रख सकते हो। तो इसकी कमी से कॉर्निया या त्वचा की कोशिकाओं का शल्कीपन, यानी कि आपकी जो स्किन है उसमें रैशेज आएंगे, व्हाइट व्हाइट दिखेगा आपको ज्यादा, है ना। रतौंधी हो जाएगी, वृद्धि जो है बॉडी का बढ़ना रुक जाएगा, कैराटोमोसिया आदि परेशानियां संभव है। तो दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली, फिश ऑयल, पालक विटामिन का प्रमुख सोर्स है ये। इसी के बारे में जान लो, ठीक है। अब इसको फिर से इसके बारे में थोड़ा सा देखो। फॉलिक एसिड अभी मैंने बताया था, रक्त की कमी है तो फॉलिक एसिड दी जाती है गर्भवती महिलाओं को।
राइबोफ्लेविन, नियोसिन, पेलेग्रा से अगर नहीं हो तो पेलेग्रा नामक रोग हो जाएगा। रेटिनॉल नहीं है तो रतौंधी हो जाएगी। तो ये विटामिन है का नाम है। राइबोफ्लेविन क्या है, इसकी कमी से क्या होगा ये देख लेना। ठीक है। फेफड़े में ये सब आपको घटना चक्र का जो वन लाइनर है ना वहां भी मिल जाएगा। समय मिलेगा तो मैं वो भी करवा दूंगा, कोशिश करूंगा। अभी कोई वादा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए, फेफड़े में गैसीय जो विनिमय का जो स्थल है, ऑलिवियोलाई है ये। यानी रेगुलेट का विनिमय का मतलब यहाँ पे जो साइट ऑफ गैसियस जो एक्सचेंज जो होगा इन लंग्स कहाँ पे होता है, ये कंट्रोल स्थल कौन सा है फेफड़े में। तो ये इसको अब इंग्लिश नाम दे दिया इन्होंने, वायु कोष्ठिका कहते हैं हिंदी में। ठीक है। तो जब मनुष्य नाक के द्वारा सांस लेता है तो हवा जो है गले में ट्रेकिया नामक अंग में आती है, जिसको वाइड विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है। इसके आगे ट्रेकिया जो है अन्य भागों में विभाजित हो जाती है, इसको ब्रेंकियल ट्यूब कहते हैं। ब्रोंकियल, ब्रोंकोटाइटिस नाम सुना होगा ना। हाँ, तो ब्रोंकियल ट्यूब, ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर हवा की थैली मौजूद होती है, इसी में ही यानी ये आहार नाल से ऐसे होते हुए फिर इस तरह से जो चेंबर है आपका फेफड़ा उसमें जाएगी ये, और फिर वो छन मन के फिर फिल्टर होकर क्या होगा, ऑक्सीजन को जैसे कि वो संकुचित होना फिर फैलना। आपको मैंने कोरोना वाले पीरियड में भी बता रखा है कि ये फेफड़े को जो सख्त कर देती है तो ये इसका फैलना धीरे धीरे कम होने लगता है। अब जब ये फैलेगा ही नहीं, सख्त हो जाएगा तो क्या होगा, सिगरेट पीने से क्या होता है, यही आपका फेफड़े में टार जमा होने लगता है और ये सख्त होने लगता है, फिर सांस नहीं आने लगती है ना। बीमारी 10 तरह की होती है, यही चीज। रिपीट क्वेश्चन है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। मैं मेथे मेथिमोग्लोबिन, मेथिमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, रक्त का थक्का बनाएगा। लेड क्या है, नाइट्रेट से क्या होता है देखो, पहले उपस्थिति के कारण पूछा है, हालांकि मुझे थोड़ा सा नाइट्रेट मैंने पढ़ रखा था, एक सेकंड। चलिए, ये किसकी उपस्थिति के कारण पूछ रहा है ये, तो ये त्वचा का बेसिकली नीला पड़ जाता है बेबी का। इसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है। रक्त में मेथिमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है। ठीक है। ये हीमोग्लोबिन को क्या करता है, इसका काम क्या है, ये हीमोग्लोबिन को मेथिमोग्लोबिन में बदलकर शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देगा। इससे शरीर में साइनोसिस यानी त्वचा का रंग जो है वो नीला पड़ना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वयस्कों की तुलना में ये शिशुओं को अधिक प्रभावित करता है। ऑक्सीजन का स्तर अत्यधिक कम होने पर पीड़ित व्यक्ति कोमा में चला जाता है, सुधार ना होने पर मृत्यु भी संभव है। होमोग्लोबिन ब्लड का कलर देगा, रेड कलर, बिल्कुल सही बात। विटामिन के रक्त के साथ बनता है। ठीक है गुलबक्षा जी, वेरी गुड। चलिए, पानी और सब्जी के माध्यम से अधिक मात्रा में नाइट्रेट लेने से क्या होता है, मेटा हीमोग्लोबिन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और अधिक समय तक में
अधिक समय से रखे हुए पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो सकती है, अतः ऐसे पानी का सेवन से बचना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, एक चीज और, एक नया क्वेश्चन बना। बॉटल में पानी, आप लोग जो बोतल बंद पानी जो पीते हैं ना 20 लीटर वाला, वो कब का है नहीं है सॉरी, उसके सेवन से बचना चाहिए, है ना, क्योंकि नाइट्रेट की समस्या हो सकती है। चलिए, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? नाम देखिए, पेलेग्रा, इन्होंने क्या क्वेश्चन नया क्या बनाया आपको वो बता देता हूँ। ये राइबोफ्लेविन की कमी से पूछ लिया, हालांकि राइबोफ्लेविन कई बार पूछा जा चुका है, बट उसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में नहीं पूछा गया था। ठीक है, अभी रुकिएगा। तो इन्होंने ये चेई लॉसेस जो है, चेलोसिस नामक बीमारी होती है, ठीक है, हमने ये रट लिया, लेकिन इसको करते कैसे, अटम कैसे करें? अगर इस तरह का कोई नया क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले, क्योंकि मैंने इसका पैटर्न पकड़ लिया है, पैटर्न में यही है कि जैसे, अब आप देखिएगा, ये स्कर्वी, बेरी बेरी, ये सब रिपीटेड है। अब बस एक नई ही नया बच रहा है, जैसे कि B2 जो है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है। ठीक है, ये एक नई चीज है, चलिए छोड़ते हैं इसको अभी। विटामिन की कमी से क्या है, अन्य रोग क्या होता है? त्वचा का फटना है, आंखों में का लाल होना, जीभ का फटना। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर में मेटाबॉलिज्म जो है उसको सॉरी, कैटलिस्ट क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। तो बेरी बेरी जो है, B1 की कमी यानी थायमिन, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। स्कर्वी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से, वैज्ञानिक नाम है इसका। पेलेग्रा, विटामिन B3 निकोटिनेमाइड या नियोसिन की कमी से होने वाला रोग है। ये पहले से रिपीट क्वेश्चन है, ये तीन तो था, अभी एक नया डाल दिया है। तो नया क्वेश्चन बनाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, तीन रिपीट है, तो वहां से भी आप उस एंगल से, उस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, पुराने आए हुए क्वेश्चन को अच्छे से रटाफिकेशन कर लेना है। दूसरा कोई, मैं ये सब नहीं कहूंगा कि एनसीईआरटी और ये सब जो बाकी चीजें जो लोग कहते हैं, मैं उसके बिल्कुल मैं वो मना कर रहा हूँ। पहले आप कमांड इसी पे कीजिए, ठीक है। जरा एक मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए, चलिए डिम्पल जी कहाँ है भाई, सो रही है। चलिए, मच्छर का टाइम है ना। रोग जो कौन सा, मच्छर वाहित रोग नहीं है, मच्छर से नहीं होता डेंगू, जो फीवर है, डेंगू फीवर मच्छर से ही होगा। फाइलेरियोसिस जो है, या फलेरिया जिसको कहते हैं, फाइलेरिया कहते हैं, वो भी मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, मलेरिया ये भी मच्छर के काटने से होता है। स्लीपिंग सिकनेस जो है, ये सीसी मच्छी मक्खी के काटने से होता है। स्लीपिंग
सिकनेस कहते हैं इसको। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, फिर से बता दे रहा हूँ। इसको टी साइलेंट रहेगा यहाँ पे, सीसी फ्लाई कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले से। यह एक परजीवी है जो सीसी मक्खियों के शरीर का आश्रय है, यानी ये परजीवी है, पैरासाइट है, जो कहाँ रहेगा, मक्खियों के शरीर में, उसके अंदर रहेगा। और वो मक्खी जब किसी खाने को इन मक्खियों के काटने से रोगाणु जो है शरीर में प्रवेश करते हैं, और फिर लसिका ग्रंथियां जो है वो बढ़ जाती हैं, और शरीर और जो मानसिक निष्क्रियता है इनएक्टिव कर देगा आपको, तो लथार्जिक फील कीजिएगा। तो कई बार मैं सोचता था कि भाई मुझे लथार्जिक हो रही है तो क्या इसका वजह सीसी मक्खी है? नहीं, उसका एक अलग लक्षण होगा, है ना। दिन भर आप, रात भर 20 घंटा 15 घंटा आप सोते रहिएगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, चलिए। कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल से आया है, रटा हुआ, देखिए रिपीट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 1 टन जो है, अब ये भी ध्यान रखिएगा, कार्बन क्रेडिट व्यापार योग्य प्रमाण पत्र होता है जो धारक को 1 टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक क्षमता के बराबर अनगृह गैस जो है उत्सर्जन का अधिकार देता है। यानी कि अगर आपने 1 टन CO2 जो है जनरेट किया का मतलब होता है कि अगर आपने, आपका जो कारखाना है, उद्योग जो है वो रिलीज कर रहा है, उसके बदले में आपने क्या किया है, कितने पेड़ पौधे लगा दिए, कितने मात्रा में। ठीक है, तो यही मैकेनिज्म वहां पे दिया गया था। ठीक है, तो अमेरिका में अगर कोई प्लांट लग रहा है, उससे वायु प्रदूषण होना है, तो ये उत्तराखंड में पेड़ पौधा लगवा देंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, पृथ्वी जो है वो सबकी एक है, सांझी है ना। इसी को CDM कहा गया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहा गया। ठीक है, चलिए। जीव मंडल पूछा क्या है, तो सूची को मिलाना है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, रिपीट क्वेश्चन है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नॉनक्रेक मेघालय में। एक काम करेंगे, 21 का जब हमारा फिनिश हो जाएगा, तो एक बार मैं आपको, या फिर मैं करके बता दूंगा आप लोगों को कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए। रिपीट का मतलब इट मीन्स कि इसके एक्सप्लेनेशन से भी सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने अगर डिम्पल जी होती तो मैं बताता, शायद 22 या 23 का शायद है, 23 का क्वेश्चन। उसमें 118 क्वेश्चन जो था वो डुएबल था, करंट अफेयर को छोड़कर और टफ क्वेश्चन को छोड़कर। जो नया क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन है, आप 118 नहीं तो 115 मान लीजिए, 115 था, तो आपको तो 110 ही कर लेना है भाई, इससे ज्यादा तो करना नहीं है, बताया था ना। अब आप खुद देख लीजिए। अच्छा, डिम्पल जी ने बताया था, वेरी गुड। तो डिम्पल जी कहाँ है? क्लास में तो नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। एक दूसरे पर तो निर्भर ही होते हैं ना भाई। मानवीय क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये तो सही है, नहीं होते हैं। इकोसिस्टम में विभिन्न जो एलिमेंट है आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण, रिपीट क्वेश्चन है, बात खत्म।
ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने की चीज है। वन संरक्षण अधिनियम है वो 1980 में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, देखिए यहाँ पे वन के साथ जीव यहाँ पे जोड़ दिया गया, ये 72 का है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। ठीक है, चलिए रिपीट क्वेश्चन है। ओजोन दिवस 16 वो सितंबर वाला है, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, अब काम की चीज वही आम बता रखा है मैंने, आम ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना। ठीक है, तो इसमें इस 2021 में इसका जिस 22 भी होगा, 23 भी होगा, 24 भी होगा। तो 24 में इसका क्या देख लीजिएगा, इसका जो थीम क्या था 24 में, ये देख लीजिएगा गूगल करके। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो थीम है वो क्या था, वो देखिएगा, ये नहीं देखने की जरूरत है। ठीक है, तो 94 में महासभा ने, यूएनओ जो है उसकी महासभा जो है, उन्होंने इसी दिन से मनाना प्रारंभ किया था। अब पहला मतलब डिसाइड किया था, लेकिन 95 से पहला ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। तो ओजोन दिवस कब से मनाया जा रहा है, 1995 से मनाया जा रहा है। ये क्लियर है। चलिए, अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ डेट वगैरह जो है, डेट में आप क्या कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा डेट पर मत जाइएगा, लेकिन मैं वो चीजें बता दूंगा आपको। ठीक है, अलग से चार्ट वो दे भी दूंगा कि कौन कौन से दिवस इंपॉर्टेंट है, जो यूपीपीसीएस हमेशा पूछता है। बिहार पूछेगा, बिहार के चांसेस कम है, बट यूपीपीसीएस 100% पूछता है। ठीक है, कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। लाइकिन देख लीजिए, जहां पे ज्यादा प्रदूषित स्थान होगा, अगर कोई स्थान पर लाइकिन ज्यादा है, ठीक है, तो लाइकिन वायु प्रदूषण का संकेतक के रूप में कार्य करता है, इंडिकेटर के रूप में। तो इसे हवा क्या है, ये इतना डेलिकेट होता है कि इसको पॉल्यूटेड एयर बर्दाश्त नहीं है। जी ज्योति जी, एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, चलिए इसको कर लीजिए। 24 की थीम क्या है, एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। चलिए, तो लाइकेन के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये इतना डेडिकेट होता है कि इसको साफ हवा की जरूरत होती है, और जहां ये अगर आसपास के एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा हो गया तो ये मरने लगेगा। तो लाइकेन क्लियर हो गया, इंडिकेटर है कि जहां लाइकेन का पौधा मरने लगे तो समझ लीजिए कि पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा है। थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति होती है, थैलोफाइटा। लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति है, थैले में रखने वाला, थैला फट गया, थैलोफाइटा, ऐसे याद कर लो। ठीक है, जो फंगी और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। एक नया क्वेश्चन, नया नहीं ये रिपीट क्वेश्चन है ये भी। लाइकेन इज इक्वल टू कवक, कवक एंड शैवाल है ना, एल्गी एंड फंगी, एल्गी एंड फंगी मिल, दोनों से मिलकर लाइकेन बनता है। ठीक है, तो कवक और शैवाल के मध्य इस प्रकार के संबंध को म्यूचुअलिज्म कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। दोनों मिलकर बनाते हैं, है ना, एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। म्यूचुअल का मतलब ये हुआ दोनों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो ये म्यूचुअलिज्म से भी सवाल पूछा जाता है कई बार। सहजीवी संबंध, जैसे कि इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे कोई चौपाया पशु जो है वो चल रहा है, उसकी पीठ पे आप देखिएगा
कौवा बैठा है, या फिर आसपास जब गाय चल रही होती है तो आसपास पक्षी होते हैं, तो घास के अंदर जो जो कीटाणु जो छुपे हुए होते हैं, जो घास चरने से बाहर आ जाते हैं जमीन से थोड़ा सा, उसको ये इनटेक करते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। जी, तो वो सहजीवी संबंध मतलब बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। जैसे इसका कोई पीपल के पेड़ के ऊपर में देखिएगा आम का एक पौधा आ गया, है ना। इको मार्क, इको मार्क प्रतीक जो है, ये किससे संबंधित है? पर्यावरण, यानी इस प्रकार का जो इको मार्क जो है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है। इको मार्क का जो सर्टिफिकेशन है वो कौन देता है? ठीक है, तो ये ग्रीन जो लेवल जो लगाया जा रहा है, वो ये साइन है कि इसको तैयार करने में पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। 91 से भारत सरकार जो है अपने प्रोडक्ट में इको लेबलिंग की शुरुआत की है, ताकि उपभोक्ता में, कंज्यूमर में अवेयरनेस आए। ठीक है, फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है वो कहाँ पे होगा? तो भाई जहां पे, ऐसे तो आप ऐसे समझिएगा ईंटा भट्टा से भी होगा, खनन से भी होगा थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन विद्युत जो जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कोयला को जला रहे हैं। तो कोयला को जला रहे हैं तो वो बर्न होके जो उसका ऐश जो हमारा एनवायरनमेंट में फैल रहा है, बेसिकली वही है फ्लाई ऐश। ठीक है, तो इस फ्लाई ऐश में सिलिका, एल्यूमिनियम, कैल्शियम के ऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में होती है, और कुछ खतरनाक रसायन भी होते हैं, आर्सेनिक, बोरॉन। आर्सेनिक बहुत ज्यादा खतरनाक है ना। बोरॉन, क्रोमियम, सीसा, लेड भी हो गया, वो थोड़ा बहुत मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण सरकार ने औद्योगिक इकाइयों, जो जहां भी अगर आप इस तरह की विद्युत जनरेट की जा रही है, कोयला को ताप विद्युत संयंत्र है, तो मानव बस्तियां दूर लगाने का प्रयास करती है, और इस पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, वनारोपण, वृक्षारोपण कर रही है। ठीक है, क्लियर है। जल्दी से, अब 2070 तक कार्बन मुक्त भी बनना है भारत को। ईंटा का भट्टा भी होगा आपका, जहाँ पे ईंट का निर्माण होता है, ब्रिक्स का, है ना। कच्ची ईंटों को पकाने के लिए, बर्न भी करने के लिए, पकाने के लिए क्या होगा? वहां भी बहुत ऐश निकलता है ना। इसलिए उसकी चिमनियां लंबी लंबी ऊंची रखी जाती है। लंबी का मतलब ऊंची रखी जाती है, लंबी नहीं, ऊंची। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश। कितने क्वेश्चन पूछे इन्होंने उत्तर प्रदेश से? 106 से, अरे क्या मैं गलत देख रहा हूँ? 115, 106 से 115, 3 क्वेश्चन से बढ़ के अब हो गया है 115, यानी कि चलिए 6 4 10 और 5 9 क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं पुराना करने पर कितना काम आ रहा है। क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया गया है। पराली से भी, हाँ जी, पराली से भी होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विधानमंडल द्वारा, ये पॉलिटी, नॉर्मल जो पॉलिटी की जो किताब है या मेरे जो नोट्स है उसमें भी ये मेंशन है। ये यूपी स्पेशल नहीं है, नहीं माना जा सकता। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि यूपी पीसीएस है या बिहार पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस के अगर आयोग के सदस्य को या उनके सचिव, मुख्य जो चेयरमैन जो है ना, उनको हटाने का अधिकार किसको है? प्रेसिडेंट साहब को। कुछ याद आया? ये हो चुका है ना।
तो ये राज्यसभा का बेसिकली लोकसभा, अगर हम केंद्र में बात करें तो ये राज्यसभा का एक अधिकार है, विशेषाधिकार है। ठीक है। तो ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार अगर करना है तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो शक्तियों का विस्तार जो है राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। और अगर इसको इसी को अगर हम आगे बढ़ा के कर दें भैया, यूपीएससी के कार्यों का विस्तार करना है तो कौन करेगा? केंद्र सरकार, यहाँ संसद कर लेगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? अब देखिएगा, दिए गए में सबसे छोटा है, तो यहाँ पे जो यूपी स्पेशल है उसी को कर लो यार। सबसे छोटा जिला जो है वो तो हापुड़ है। ठीक है। और सबसे बड़ा जो जिला है वो खीरी है। वर्तमान में 75 जिले हैं, 18 मंडल है। बस इतना ही कीजिएगा। ग्रामों की संख्या 10,500 क्रॉस किया हुआ है, बस इतना याद रखिएगा। 10,500 गांव है, उससे ज्यादा, मोर देन दैट, है ना। चलिए, तो 75 जिले हैं। और सबसे ज्यादा जो यूपी के लोग दम्भ भरते हैं कि भाई हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं, या प्रधानमंत्री बनाने में इनका रोल सबसे ज्यादा, क्योंकि लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं। ठीक है। चलिए, 2026 के बाद एक बार फिर से डीलिमिटेशन होगा। हालांकि इनका रोल थोड़ा कम जरूर होगा, खत्म नहीं होगा। जनसंख्या तो यहाँ भी बढ़ी है ना। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में से किस स्थान पर मनाई गई थी? ठीक है, शाहजहांपुर में। ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, शाहजहांपुर में मनाई गई। चलिए, समापन हुआ, ये सब छोड़ दीजिए फालतू की चीज। कौन सा मंत्रालय मना रहा है? संस्कृति मंत्रालय। ये कर लीजिए। आपको क्या क्या करना है, अब एक चीज देख लीजिएगा एक्स्ट्रा, वो हिस्ट्री में देखिएगा, बेसिकली मिल जाएगा आपको। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी। अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल, है ना? ये तीन नाम हो गए। इन सबको फांसी कहाँ कहाँ दी गई थी? ठीक है। चलिए, एक सरस आजीविका मेला जो है का आयोजन किस शहर में किया गया है? अब देखिए, पटना है, लखनऊ है, रायपुर है। तो पटना रायपुर तो नहीं होगा, लखनऊ और नोएडा हो सकता है ना। चलिए, तो इस तरह का मेला वगैरह जो है, ये क्यों पूछा गया है, पहले वो थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि ये जो सरस आजीविका मेला है, ये भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। हैंडक्राफ्ट वगैरह जो, और बेसिकली यहाँ पे हैंडक्राफ्ट नहीं, जो एसएसजी है और हैंडक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो है, दोनों मिलके भाग लेते हैं। ठीक है। ठीक है, ये काम की चीज। तो ये मेला आयोजन कहाँ हुआ था? चलिए, बजट पूछा गया है। अब आप उत्तर प्रदेश का पूरा बजट रटने बैठिएगा, कुछ मत कीजिए, बस इसी को अपडेट कर लीजिए। 21-22 में क्या क्या नई योजना, कौन कौन सी योजनाएं शामिल की गई है, बस ये देखना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अब इसका पूछा कि कौन कौन सी योजना है भाई।
तो एक दो तीन, तीन योजना तो है यहाँ पे कम से कम। आत्मनिर्भर ये इसमें नई योजनाएं शामिल की गई थी, तो ये करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो नई योजनाएं जो है 2024 में शामिल की गई है वो अपडेट कर लीजिएगा बस, और कुछ भी मत कीजिएगा, बस नई योजनाओं के नाम। ठीक है, वो मैं करवा दूंगा अलग से, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सूर सरोवर, समसपुर, सरसई, सुनिंसर, मानसर झील। ये सूर सरोवर है या मानसर, देखिए सुरिसर, ये जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कश्मीर में है। तो सुरिसर, मानसर जो है, इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। सूर सरोवर जो है आगरा में बनाया गया है। समसपुर पक्षी जो अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी है ये रायबरेली में है, 2019 में बनाया गया है। सरसई नावर झील जो है इटावा में है। ठीक है, इन्हें रामसर स्थल भी साइट भी घोषित किया गया। तो यूपी में ऐसे कौन कौन से साइट है जिसको रामसर स्टेटस दिया गया, ये देख लेना है। गुलाब जी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब करवा दूंगा मैं, जितने भी करंट को मैं ढंग से करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। अब मुख्यमंत्री का है, जैसे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है उसी तरह से, तो उसके मानदंड में नहीं है, तो पात्रता क्या है वो जानना था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कौन सा नहीं पूछा है ना। तो भारत के किसी भी राज्य का नागरिक को क्यों देंगे भाई, वो तो यूपी के लिए देंगे ना। ऐसे ही समझ लो, कॉमन सेंस। नहीं ये पूछा है, तो आपको लंबे लंबे स्टेटमेंट में फंसाकर बिजी कर दिया गया, राइट। चलिए, तो इस योजना को आप देख सकते हैं। तो अब 21 के लिए पात्रता क्या थी, चलिए। उत्तर प्रदेश जनसंख्या, अच्छा जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। ठीक है, तो जनसंख्या स्थिर नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक, विधेयक लाया गया है, और ये विधेयक पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो कम करना है, 26 तक कम करना है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का प्रजनन क्या है, ये सब पूछा गया है, यूपी स्पेशल पूछा गया है, यहीं से पकड़ देते हैं इसको। ठीक है, ड्राफ्ट अभी तैयार किया गया है। ठीक है, 11 जुलाई को ही देखिए। ये नीति जो है जनसंख्या नीति, कब से कब तक के लिए है, 21 से 30 के लिए है। विधेयक में जो 2.7 है उसको घटाकर 2.1 तक करना था, और 30 तक इसे 1.9 करना है। दोनों ही सही विकल्प है, ठीक है छोड़ दीजिए, ये कर लीजिएगा। अगर विधेयक, ये चूंकि पुराना है अभी, 21 का ही है और 24 चल रहा है, तो ये देखना पड़ेगा। चलिए, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना, 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों ने, किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है, किसके लिए आरंभ की गई है, मजदूरों के लिए। ठीक है, धार्मिक यात्रा के लिए 12,000 रुपए प्रदान किया जाएगा मजदूरों को। ठीक है, इस योजना का लाभ लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को दिया जाएगा, और इस योजना के माध्यम से गोरखपुर मंदिर, हस्तिनापुर, मेरठ वाला, प्रयागराज धार्मिक स्थल, शाकंबरी शाकुंभरी देवी मंदिर, विंध्यवासिनी देवी मंदिर, अयोध्या, मथुरा, बनारस, ये आदि धार्मिक स्थल पर जा सकेंगे। तो आप कहाँ कहाँ ये जा सकेंगे ये भी देख लेना। किससे, विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा, एक सूफी यात्रा हो गया, एक रामायण चक्र हो गया, वो सब मैंने बताया था, वो सब कर लेना। कोई ट्रेन चली है
तो कहाँ से कहाँ चली है कोई नई ट्रेन पूरे देश भर में, ठीक है, कोई नए नाम से चली है तो वो देख लेना है। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? कानपुर में, 16 में ही किया था, पहला था, इसलिए पूछ लिया। ये जो कौशल विकास जो है कौन सा मंत्रालय चला रहा है? उद्यमिता मंत्रालय। और सिंगापुर का एक इंस्टीट्यूट है एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, उनके साझेदारी से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब आ जाइए जनरल करंट अफेयर। यानी टोटल अगर हम देखें तो 15 तक पूछा गया है, 6 से 15, तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया। अभी भी ज्यादा बढ़ा नहीं है, 8 मान लीजिए, चलिए, इससे ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं 22 और 23 में क्या है। तो 24 के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा, है ना। और इसमें भी मैं फिर क्या दे रहा हूँ, अगर आपने ट्रेडिशन पे फोकस कर रखा है, करंट पे एक लिमिट तक तो कर सकते हैं आप। साल भर कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ता है, 15-20 दिन ही लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेट हो चुका है, जा चुका है, लॉकर में बंद है, डेट खाली आगे बढ़ा, तो यानी पुराना ही पूछना है, नया तो पूछेगा नहीं, है ना। तो नया करंट को अभी फिलहाल छोड़ सकते हैं। तो घटना सार सफिशियंट होगा। घटना सार आइदर आप घटना सार पढ़ दीजिए या आप वो पढ़ दीजिए घटना चक्र, उसका जो समसामयिकी है, दोनों में से कोई एक पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं तो घटना सार के ही बात करूंगा कि यार मेंटली थोड़ा सा रिलीफ कर देता है, छोटा सा है ना, देखने में लगता है। चलिए, पर वो छोटा नहीं है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की? किस संगठन ने जारी किया है? कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये जारी करता है। आईएएस के लिए भी कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। चलिए, कब से प्रारंभ किया गया था? ठीक है, चलिए, कौन सा सुमिलित नहीं है? अब देखिए, जितने भी भारतीय जो पदक विजेता थे, उनको कौन कौन सा पदक मिला था, वो नाम पूछा गया, तो अपडेट कर लीजिएगा थोड़ा सा, अपडेट कर लीजिएगा। एक चीज और समझिएगा, पीवी संधू है तो किस खेल से संबंधित है? मीराबाई चानू है तो किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? तो इन्होंने पूछा 20 में, अब पूछा तो सब में है कि सबने कुछ ना कुछ तो जीता होगा। तो रजत पदक नहीं बल्कि कांस्य पदक जीत लिया। ठीक है, तो ये पूर्ण इसमें आपको कंफ्यूज किया। तो आप पहले कम से कम मिनिमम चीजें जो रिक्वायरमेंट है इसकी, किस खेल से संबंधित है, वो कर लीजिए। और कौन कौन सा अवार्ड मिला है जो लेटेस्ट मिला है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था, ओलंपिक था भाई, तो इम्पोर्टेंट था। अभी 4 साल बाद फिर से ओलंपिक हो गया, पैरालंपिक पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑस्कर का जो नो मैंस लैंड के निर्देशक का नाम पूछ लिया गया है। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, नाम रख लीजिएगा इसका भी, क्या पता किसी स्टेट उसमें पूछ लिया जाए, क्योंकि जीके भी हो गया ना। चलिए, किसने भारत के साथ व्यापार शेष जो है व्यापार शेष अधिक गिरा, यानी कि हमारे पक्ष में रहा है? यूएसए के साथ। भारत का जो है हमने निर्यात ज्यादा किया है, आयात कम किया है। चाइना के साथ क्या है, हम सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट में रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा है प्लस में, है ना। तो सबके साथ प्लस में सिर्फ अमेरिका के साथ रहा, बाकी सबके साथ हमने निगेटिव ही रहा है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक जो है उसमें सबसे जो वही स्कैंडिनेवियन वाला अगर देख लीजिए, वो नहीं है तो यूरोप हो गया। ये क्लियर है। भारत को क्या रैंकिंग मिली है, तो अपडेट कर लीजिएगा इसको।
21 की जगह 24 कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए। गुलाबशालवी जी, अभिषेक गौतम जी, ठीक है, ज्योति जी, विशु पांडे, है ना। चलिए, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। ये रिपीट क्वेश्चन है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। आर्गुमेंटेटिव इंडियंस तो लिखी गई थी, प्रकाशित, अच्छा देखो कितना इन्होंने चालाकी किया है। आर्गुमेंटेटिव इंडियंस भी इन्होंने ही लिखा है, लेकिन ये पूछा 21 में जो प्रकाशित हुई है। तो आप कुछ, मैं पुस्तक के नाम दे दूंगा, 10 से 15, बस उसको कर लीजिएगा, ठीक है। जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन तो अभी दे देता हूँ, जो एस जयशंकर का की जो पुस्तक है उसका नाम देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के एग्जाम के लिए, ठीक है। फिलहाल ये होम इन द वर्ल्ड प्रकाशित की गई है, ठीक है। अपने जीवन और होम जो ग्रे है के विचारों को इन्होंने क्या किया, रिव्यू किया, उसमें अनुवीक्षण किया है। और साथ ही इन्होंने उल्लेख किया कि उनका नाम जो है अमरेंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। यह नाम जो है, ठीक है, संस्मरण दिया है इन्होंने, ठीक है। महान अर्थशास्त्री है, महबूब उल हक के साथ इनको मिला था ना, वो बांग्लादेश वाले। नहीं, महबूब उल हक नहीं, वो तो पाकिस्तान के हैं। क्या इनका नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस, है ना। चलिए, आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, ये बुक्स तक तो मैंने पढ़ रखी है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है, जेएनयू से संबंधित रहे हैं। चलिए, संघीय बजट के बारे में पूछा गया है। लोग, अच्छा इसमें देखिएगा कहीं भी डेटा वगैरह नहीं पूछा जाता है, द इंडिया विल, है ना। चलिए, आईएएस में पूछा गया है, वो क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए, बीपीएससी में आइदर और यूपीपीसीएस में। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा और विकास के लिए सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया। यह कितने उत्पादों पर लगाया गया? 29 रुपये लगाया गया था। तो ये बेसिकली बजट, इसको करने की जरूरत नहीं है। आपको बजट में अगर कुछ नया इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो पूछ लिया जा रहा है, तो आपको मैं बता दूंगा, आप खुद भी कर सकते हैं, उसके लिए तैयार किया जा रहा है। चलिए, अब देखिए, 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य के संदर्भ में बात करना है। इसका अभिप्राय है कि देशों को 2050 तक उनके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा, जो भी अभी वो इमिशन कर रहे हैं, है ना। और इसका अभिप्राय किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति, वातावरण के ग्रीन हाउस गैस का निराकरण और अवशोषण से होगी। ये दो चीज पूछा गया है। ऑब्वियस है कि बी है, हर देश के लिए अलग अलग है, तो पूछा गया है। नेट जीरो जो है, इसके नाम से रोड मैप जारी किया गया था, ठीक है। तो 250 का के लिए नेट जीरो का अभिप्राय है किसी देश की उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति से, ग्रीन हाउस गैस के निराकरण अवशोषण से होगा, ठीक है। केवल दो, अब तो ये सी सही है, ये क्यों नहीं सही है? इसका नेट 250 के लिए पूछा गया था बेसिकली। इंडिया का टारगेट क्या है? 270 है, ठीक है। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया है? 2020 में किया गया था, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किया था, ठीक है। तो ये ठीक है, नॉलेज पोर्टल जो है क्लाइमेट, कब इसका ये नवंबर में पूछा गया है। अब देखिए कंफ्यूजन थोड़ा सा कर दिया आपको, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, पर डेट कहीं नहीं पूछ रहा कि भैया 17, 18, 19, 20, ऐसे नहीं पूछा गया है, मंथ पूछा गया, राइट। तो इसको देख सकते हैं, पर अब जरूरत नहीं है इसकी, फिर भी देख लीजिएगा, नवंबर में हुआ है, 2020, है ना। डब्ल्यूटीओ का प्रथम महिला महानिदेशक जो के रूप में नामित किया गया, ये किस देश से संबंधित है? नाइजीरिया की है, नागेजी, बस नागोजी, एंड फॉर नाइजीरिया, एंड फॉर नागोजी। ये पहली महिला है,
अफ्रीकी महिला है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ का स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? 1995। मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में इसके 164 मेंबर्स हैं। चलिए, नीति आयोग देखिए पूछ क्या रहा है नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स में। एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था, यानी फर्स्ट 5 में तो नहीं था वो। तो पहला प्रथम 5 अगर आपने रट रखा है तो ये ठीक है नहीं होगा। तो अब ये पूछा है 2021, इसको अपडेट कर लो यार। 2023, 24। अच्छा, अब 166 हो गए हैं, तो 166 कर लीजिए। अब डब्ल्यूटीओ के मेंबर है 166, ठीक है। चलिए, इसी तरह से अपडेट करना है आपको। चलिए, इसको भी अपडेट कीजिएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है अभी? ये गुजरात नहीं था, ठीक है। चलिए, वो तो उस वक्त की बात है। G7 G8 दोनों एक ही है। रशिया जब अंदर होगा तो G8 होगा, रशिया जब बाहर होगा तो G7 होगा, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम यूके जो है शिखर सम्मेलन का, ये 21 का पूछा है, तो G7 पढ़ दीजिएगा अपडेट के लिए, ठीक है। बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, ठीक है। और क्या बच रहा है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, उत्तर प्रदेश का बजट जो है, देखो अब ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश का वहां होना चाहिए था, लेकिन यूपी का यहाँ पूछ लिया इन्होंने। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बजट जो है किस योजना के तहत टैबलेट देने की बात कही गई? 21 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी थी, ठीक है। स्वावलंबन से सशक्तिकरण, टैबलेट यहाँ भी मिलेगा। निःशुल्क कोचिंग वगैरह मिलेगा, है ना, यूपीएससी के लिए। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय अभ्युदय योजना की शुरुआत की है विभिन्न वर्गों के लिए। इसी के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग और टैबलेट दिए जाएंगे, ठीक है। युवा कौशल जो दिवस है 21 का, तो अपडेट कर लो 24। 15 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये याद रखना। थीम पढ़ देना उसका, हो गई बात खत्म। कोविड-19 की महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? ये ठीक है, उस वक्त का करंट अफेयर था, छोड़ दो उसको। फ्रेंच ओपन टेनिस से टेनिस कर लेना, महिला टेनिस खासतौर पे, है ना। अगर किसी इंडियन ने जीता है तो बिल्कुल थोड़ा सा देख सकते हो। पीएम वाणी जो है, इसका संबंध जो है सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई जो है वो उपलब्ध करवाना है, ठीक है। नोबल शांति, ये नोबल जो अवार्ड है वो फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। ये सब सब जो 5 जो उसके एरियाज हैं वो सबको देख लेना। जी 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 जी। क्या करें सर, एक जरूरी काम, ठीक है। बिल्कुल चली जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपको नोबेल देखना है, नोबेल में कौन सी कंट्री से संबंधित हैं वो वैज्ञानिक, पुरस्कार की राशि पे मत चले जाना, उनका रिसर्च फील्ड क्या रहा है वो देख लेना, ठीक है। चलो, द क्लॉक इज टॉकिंग, द क्लॉक इज टॉकिंग इज अ थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ये टीबी के बारे में है, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, ठीक है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ दिवस देख लो, 24 मार्च। टीबी की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कॉच ने की थी, ठीक है।
ये बैक्टीरिया से होता है। टीबी रोग किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है। 21 जून को टीबी दिवस जो है ये मनाया जाता है। अच्छा ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। थीम किसके? हर साल चेंज होता रहता है, तो 24 का थीम देख लेना। 8 मार्च जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। उसका थीम देख लेना। 24 अप्रैल क्या मनाया जाता है? जी, 24 अप्रैल को मनाया जाता है हमारा पंचायती राज दिवस, है ना। देखो, जुलाई में पूछा गया है। विदेश मंत्री जो है, जुलाई मंथ का पूछा है बेसिकली, कि विदेश मंत्री, एक देश के विदेश मंत्री ने यात्रा की थी, तो किस देश के थे वो? ठीक है। अब नहीं पूछेगा, लेकिन विदेश मंत्री, मंत्री वगैरह जो है वो सब पूछा जा रहा है। किसको संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? ये उस वक्त का था। ठीक है। पहली महिला थी ये। दूसरा का जो फर्स्ट फर्स्ट वाला जो है, जैनेट को किया गया था। ठीक है। समाचार पत्र में से किसने प्रतिष्ठित लोक श्रेणी का पुलित्जर पुरस्कार, वो अवार्ड देख लो। कौन देता है वो देख लो। कटलास एक्सप्रेस 21 अभ्यास, एक वो जो बेसिकली एक्सरसाइज है वो, उसमें कौन किस जहाज ने भाग लिया था, कहाँ हुआ था। तो ये नहीं करना है आपको अपडेट वाला। अब जो नया है उसमें बहुत सारे हैं, पूरे साल भर का मैंने करवा रखा है आप लोगों को, उसी से काम चल जाएगा। विविध में देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ पीस भारत में, गुजरात में है। ठीक है। 31 अक्टूबर वाला, मध्य प्रदेश, सॉरी, स्टैचू ऑफ पीस बोल रहा है। ओके, राजस्थान। अच्छा, अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो, सॉरी, माय मिस्टेक। देखो, जल्दीबाजी में यही गड़बड़ होता है ना। स्टैचू ऑफ पीस पूछा है और मेरे दिमाग में क्या आया, स्टैचू ऑफ यूनिटी आ गया। तो आप लोग ये काम नहीं करना, आराम आराम से करेंगे। कौन से हैं? विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज जी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने, मैंने आप लोगों को क्या कहा था, एक ट्रिक बताया था कि प्रधानमंत्री जहां भी जाके इनॉग्रेट करेंगे वो यूपीपीसीएस 100% पूछेगा। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में है, वल्लभ भाई पटेल वाली। 31 अक्टूबर को यूनिटी डे भी मनाया जाता है। राम सुतार, रामवीर सुतार जो है ये इसके मूर्तिकार हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी के। ठीक है। और ये स्टैचू ऑफ पीस जो है, इसमें तांबे का यूज किया गया है। ठीक है। इन्होंने खादी और स्वदेशी आंदोलन में योगदान भी दिया था। ठीक है। चलिए, सामाजिक विकास कार्यक्रम की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया था? अगस्त काउंटे ने दिया था। ठीक है। धर्मशास्त्री या काल्पनिक, तत्वमीमांसी या अमूर्त, एब्सर्ड और प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक। सामाजिक विकास का ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है। और ये सोशियोलॉजी से संबंधित है। पुराने आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। घबराइएगा नहीं कि इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ एक ही होने वाले हैं। एक ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा बहुत क्वेश्चन नहीं आने वाला। चलिए, इसमें अब आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्क्स का तो आप देख, बुक का नाम देख लीजिए, अगस्त कॉम्टे देख लिया, हर्बर्ट स्पेंसर देख लीजिए। तो ये सोशियोलॉजी वाला पार्ट है। ठीक है। चलिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है बोला है। सी सुमेलित नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये रिपीट क्वेश्चन है बाय द वे। बाय द वे ये रिपीट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल जो है
शस्यवान, देखिए अंतर्राष्ट्रीय पूछा है तो नैरोबी है, केन्या की राजधानी नैरोबी। भारतीय वन प्रबंधन, देखिए मैनेजमेंट की बात हो रही है तो भोपाल है, और वैसे देहरादून होगा। एग्रो फॉरेस्ट्री जो है, शस्य वानिकी अनुसंधान रिसर्च जो है, ये झांसी में है, बांदा में नहीं है ना। ये रिपीट क्वेश्चन है, फिर रिपीट, ये रिपीट क्वेश्चन है, हाँ। और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान जो है वो दिल्ली में है। ठीक है। कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? ग्रामीण समुदाय में नहीं है तो सांस्कृतिक विविधता, ये ग्रामीण समुदाय का, क्योंकि बहुत सारे लोग, तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह की भाषाएं बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। गांव में सब एक ही भाषा में बात करते हैं, नगरों में होता है ये। जो कल्चरल जो डाइवर्सिटी है वो शहरों में देखने को मिलती है, गांव में नहीं है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। चलिए, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? ये भी क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ ने किया था, ये तो सबको पता ही होगा, इजी क्वेश्चन था। ठीक है। और इंडिया में, ये तो बर्नार्ड शॉ ने किया है विश्व का। भारत में जिन्होंने किया था उनकी अभी डेथ हुई है, उसका नाम देख लेना एक बार जरा सा। अभी हाल में डेथ हुई है, वो नाम देख के जाना, मैं नाम भूल रहा हूँ। चलिए, सुगम्य भारत अभियान जो है, ये अभियान किससे संबंधित है? डिसेबल्ड व्यक्ति से है। अब आप कहोगे कि सर ये देखो, पुराना क्वेश्चन पूछ लिया 2015 का, नहीं 15 का नहीं, वो चला आ रहा है। तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये 3 टॉपिक से, तो आपको चारों टॉपिक से जो सरकार की पुरानी योजनाएं भी हैं जो अभी चल रही हैं आपको देखना चाहिए, कम से कम योजना, है ना। सिविल सेवाओं में सुधार के लिए पीसी, होटा नहीं है भाई, होता, चलिए होटा ही होगा, टीए है ना, ठीक है। पहली बार हिंदी में सही लिखा गया, होटा। उड़ीसा कैडर के थे ये। 2004 में गठन किया गया था, और इसकी अन्य सदस्य भी थे, ठीक है। किस वर्ष किया गया था? जो 4 में किया गया, ठीक है। 21 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी। मेरा पहला मेंस भी 2004 ही था। चलिए, काफी डरा दिया था ये रिकमेंडेशन ने एट दैट टाइम, है ना। पर 10 को रिपोर्ट सौंपी थी इन्होंने, मैगजीन में आ गया, पूरा हंगामा कट गया, है ना। तो मैंने कहा यार 22 साल का हूँ और फिर 2 साल ही मिला है मुझे, लोगों ने डराया था, मुझे याद है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता में सम्मिलित किया गया है? मजदूरी में क्या क्या, श्रम संबंधी अधिनियमों में क्या क्या शामिल है बेसिकली? ठीक है। तो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। बोनस भी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट वाला पे अलग है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये भी इसमें शामिल है। ये 3 चीज समान वाला जो 76 में है ना। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो है बेसिकली वो शामिल नहीं है इसमें। ये संविदा श्रम अधिनियम जो है, कॉन्ट्रैक्टर जो ये है वो अलग है, लेबर जो है एक्ट अलग है। चलिए, अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके जो स्टेशन का नाम सबको पता है, भारती और मैत्री। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ था? कुछ याद आया? कई बार बता चुका हूं। ये पहला ये था, अब ये ऑपरेशनल नहीं है। नीति आयोग, देखिए फिर से पूछ लिया, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षित जिलों में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल है? 21 तक पूछा गया है, अब 24 में देख लीजिएगा कितने हैं। ठीक है। चलिए, आकांक्षित जिला कार्यक्रम स्टार्ट कब किया गया था? ये 2018 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। तो फिलहाल तो ये 8 जिलों में है, आगे कितना अब बढ़ा होगा ये देखने वाली बात है। कोविड में पूछा गया है के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया था, किसने किया था?
WEF ने इकोनॉमिक फोरम ने किया था, ठीक है, अब तो नहीं आएगा। चलिए, योजना का मैच करना है। आम आदमी, ये चारों रट लीजिएगा। आम आदमी बीमा योजना 2007 में आई है। PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में आई है। जन आरोग्य योजना जो है 2018 में आई है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में आई है। ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा 21 वाला पेपर खत्म हुआ। अब कल की क्लास में हम कर लेंगे 2022, ठीक है। कोई आप लोगों का डाउट है या कुछ पूछना है, यू कैन आस्क, बताइए। बताइए, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं। बताइए बताइए। नो क्वेश्चन, चलिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ। चलिए।